आज है 8 जून और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो ये बैंक बोर्ड्स ब्यूरो को रिप्लेस करने के लिए लाया गया था डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंडर में। इसका उद्देश्य था कि जो हमारे यहाँ स्टेट एंड फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो डायरेक्टर्स और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं उनके लिए उनके अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन देती है। इंक्लूडिंग जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके भी जो जनरल मैनेजर और डायरेक्टर्स हैं उनके सिलेक्शन के लिए भी ये रिकमेंडेशन देती है। इसमें एक चेयरमैन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं और जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन हैं वो भी इसके हिस्सा हैं, जैसे IRDAI हुआ या जो सेक्रेटरीज हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के और RBI के जो डिप्टी गवर्नर हैं वो सब इसके पार्ट हैं। ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म ये MSMEs को फाइनेंसिंग और डिस्काउंटिंग की सुविधा देता है मल्टीपल फाइनेंसर के थ्रू। इसमें 3 एंटिटीज़ हैं। MSME एज ए सेलर होता है और बायर के रूप में कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जैसे कोई कॉर्पोरेट या PSU या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और फाइनेंसर कोई बैंक या NBFC होती है। इसमें जो MSME है वो एज ए सेलर रहता है और ज़रूरी नहीं कि ये सारे तीनों एंटिटीज़ उनके लिए कंपलसरी नहीं बनाया गया है, ठीक है, लेकिन ये एक सुविधा देता है इस चीज़ के लिए कि वो वहाँ से फाइनेंसिंग या डिस्काउंटिंग ले सकें। दो चीज़ें होती हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर RBI जो है वो कमर्शियल बैंक को लोन देता है। नॉर्मली ये फिक्स होता है और इसका इस्तेमाल इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा होता है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट जब जो बैंक्स हैं उनके पास जो एक्सेस लिक्विडिटी होती है उसको वो RBI के पास जमा करते हैं और RBI उनको इंटरेस्ट देता है, उसी को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। और इसमें मतलब इसको भी मॉनेटरी कंट्रोल के रूप में देखा जाता है कि जो मनी सप्लाई है मार्केट में उसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके दो होते हैं, एक फिक्स होता है एक वेरिएबल होता है। फिक्स का जैसे इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है और वेरिएबल का वो ऑप्शन करता है RBI कि इस पे इतना मिलेगा, ठीक है। फिर ग्राउंड लेवल ओजोन को ट्रोपोस्फेरिक ओजोन भी कहते हैं। ये कलरलेस होता है और बहुत इरिटेटिंग गैस होती है। इसको सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि प्राइमरी पॉल्यूटेंट वो होते हैं जो डायरेक्टली मतलब किसी भी उनका डायरेक्ट सोर्स होता है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वो होते हैं कि जो किसी रिएक्शन वगैरह से बनते हैं। और ये जो ग्राउंड लेवल ओजोन है ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शन से बनता है, ठीक है। इसके जो दो वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट हैं उससे ही मिलकर बनता है। जो NOx होता है वो किसी भी जैसे जो फॉसिल फ्यूल है उनके बर्निंग से निकलते हैं, जैसे कोल हो गया, गैसोलीन हो गया, या मोटर व्हीकल्स में जो ऑयल होते हैं, ठीक है। और VOCs जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो गैसोलीन प्रोडक्शन या उसके कंबशन से बनते हैं, ठीक है। ये अनहेल्दी होता है, जो ओजोन होता है, जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन होता है, काफ़ी अनहेल्दी होता है और ये बहुत दूर तक ट्रेवल कर सकता है अगर हवा ठीक ठाक चल रही हो तो। किलोवो वोल्केनो हवाई में है, अभी रिसेंटली ये इरप्ट हुआ है। किलोवो वोल्केनो यंगेस्ट माना जाता है और ये हवाई में है और ये शील्ड वोल्केनो है। शील्ड वोल्केनो उसमें भी बेसाल्टिक लावा होता है और उसके जो स्लोप होते हैं वो काफ़ी जेंटल होते हैं, ठीक है। ये भी कॉनिकल शेप में होते हैं लेकिन वो काफ़ी बड़े कॉनिकल शेप में होंगे, वो ऐसा तीखा कॉनिकल शेप नहीं होता। ये दुनिया भर के वॉल्केनोज हैं जो रिसेंटली इरप्ट हुए हैं। जोग्राफिकल टर्म में रिसेंटली का मतलब 20-25 साल भी हो सकता है, ठीक है। मतलब अगर 20 साल पहले भी कोई वॉल्केनो इरप्ट हुआ है तो उसको रिसेंटली ही मान लेते हैं। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट एक्ट ये मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो ह्यूमन राइट्स से डील करती है और ये यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में अडॉप्ट की गई थी 1966 में और 1976 में फोर्स में आई थी, मतलब 10 साल बाद। और ये जो लोगों के सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी। इसके तहत अभी श्रीलंका के एक स्टैंड अप कॉमेडियन थे, उनको अरेस्ट किया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। और इसको जो UN की ह्यूमन राइट कमेटी है वो उसको मॉनिटर करती है। इंडिया US स्ट्रेटजिक ट्रेड डायलॉग ये जो इंडिया और US का इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है उसके अंडर ही ये स्टेप लिया गया है, ये इनिशिएटिव लिया गया है। इसका उद्देश्य है कि जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं उसके जो एक्सपोर्ट है उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए। मतलब वो दोनों जब दोनों किसी टेक्नोलॉजी पर सहमति बनाएंगे तभी वो किसी तीसरे देश को बेचा जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ। और इसमें कई सारी चीज़ें हैं जैसे सेमीकंडक्टर्स, स्पेस, टेलीकॉम, क्वांटम क्वांटम कंप्यूटिंग, AI, डिफेंस, बायोटेक, ये सारी चीज़ें इसमें कवर की जाएंगी। पुलिस जो है वो स्टेट सब्जेक्ट में आता है। शेड्यूल 7 का जो स्टेट लिस्ट है उसमें आता है, ठीक है। लेकिन ये जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है ये स्पेशल फोर्सेस हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है एक्ट के थ्रू और ये यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में, ठीक है। इनको CRPF एक्ट 1949 में इनैक्ट किया गया था। उसके पहले भी ये पुलिस थी जिसको क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस कहा जाता था, उसी को बाद में सॉलिडिफाई किया गया और CRPF एक्ट 1949 बनाया गया। बाघ प्रिंट एक तरह की ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक है जो मध्य प्रदेश के बाघ गांव में बनाई जाती है। इसका नाम जो है बगनी नदी से लिया गया है, वो जो एक नदी है वहाँ उस गांव से होकर बहती है। ये कहते हैं कि तब स्टार्ट की गई थी जब मुस्लिम खत्रीज मनावर से बाघ को माइग्रेट किए थे 1962 में। इसमें वीविंग और हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके जियोमेट्रिक डिज़ाइन बनाई जाती हैं जिसमें रेड और नेचुरल ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आमतौर पर ये कपड़ों पर बनाई जाती हैं और इसमें कॉटन क्लॉथ या सिल्क क्लॉथ का इस्तेमाल किया जाता है। फूड सेफ्टी इंडेक्स फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी द्वारा रिलीज़ किया गया और ये 2018-19 में शुरू किया गया था, अभी इसका फिर से आया है।
और इसमें अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग कैटेगरीज में रैंक दी गई है। जैसे लार्ज स्टेट में केरला को फर्स्ट पर है, पंजाब, उसके बाद तमिलनाडु, ठीक है। स्मॉल स्टेट में टॉप पर गोवा है, उसके बाद मणिपुर और सिक्किम, और यूनियन टेरेटरीज में जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट पर है, उसके बाद चंडीगढ़ और दिल्ली। फिर एक इनिशिएटिव है नेशनल मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, जिसको शॉर्ट फॉर्म में माहिर कह सकते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का इनिशिएटिव है। इसका उद्देश्य है कि जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं पावर सेक्टर के क्षेत्र में, उनको आइडेंटिफाई करना और उनके लिए काम करना, चाहे वो इंडिया में हो या बाहर हो, उनको डेवलप करना, ठीक है। इस ये जिसका इनिशियल फेज़ जो है वो 2023-24 से 2027-28 रखा गया है, ठीक है। अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड शुरू किया गया है लोकल लेवल पर जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसके डाटा को ट्रैक करने के लिए। इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट हैं जोगिता गुप्ता, जिनको स्पिनोजा प्राइज़ मिला है, जिसको डच नोबेल प्राइज़ कहते हैं। इनके साइंस में कंट्रीब्यूशन के लिए इनको ये दिया गया है वहाँ की गवर्नमेंट द्वारा। फिर MV इम्प्रेस इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूज वेसल है, जिसको चेन्नई से शुरू किया गया। तो ये था आज हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।